नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, हमारे चैनल स्पर्श क्लासेस पर सीडीपी की एक कंप्लीट सीरीज चल रही है सीटेट और यूपीटेट एग्जाम्स के लिए। और क्लासेस जो हैं वो बिल्कुल कंप्लीट सीरीज चल रही है, जिसमें हम बिल्कुल एक बेसिक से लेकर चल रहे हैं और एडवांस लेवल तक हर एक टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। पहले अभी सीडीपी की ही सीरीज चल रही है, सीडीपी की सीरीज के बाद दूसरी सीरीज को स्टार्ट किया जाएगा। अभी पहले सीडीपी की सीरीज को कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें हम ए टू जेड कंप्लीट आपका एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, बेसिक कंटेंट भी, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी, क्विज भी, मॉक टेस्ट भी, प्रीवियस ईयर भी, ऑल ओवर आपका जो है हर एक पहलू को यहाँ पर कवर कराया जाएगा। तो बिल्कुल अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो तैयारी हो वो बिल्कुल बेस्ट हो और आप फर्स्ट टाइम में ही अपने सीटेट को क्रैक कर जाएं, तो हमारे इस सीरीज से जुड़ जाइए। और सीरीज से जुड़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होगा, वो होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको नोट्स अवेलेबल मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए www.sparshclasses.in पर, वहाँ पर आपको सारी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पियाजे के बारे में, पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। देखिए दोस्तों, ये आपकी तीन थ्योरी आपके यहाँ पर आती है, पियाजे, वाइगोत्स्की एंड कोहलबर्ग। आप सभी जानते होंगे तीन थ्योरी हमारी यहाँ पर होती है, पियाजे की थ्योरी, वाइगोत्स्की की थ्योरी और कोहलबर्ग की थ्योरी। ये तीनों थ्योरी सीटेट, यूपीटेट और बाकी सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि हर साल इन तीनों थ्योरीज में से आपको क्वेश्चन 100% ही देखने को मिलेंगे। इस साल भी आपको बिल्कुल पक्का क्वेश्चन में से देखने को मिलेंगे और इन थ्योरीज में से आपको एक दो क्वेश्चन नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिल जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक है ये, और मोस्ट इजी टॉपिक है। जिनको मोस्ट हार्ड टॉपिक माना जाता है, लेकिन ये हार्ड नहीं है, मोस्ट इजी टॉपिक है आपके। बहुत ही आसानी से हम एक कहानी के जरिए इन चीजों को समझेंगे। तो पियाजे का कॉग्निटिव सिद्धांत क्या है, संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है, पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम इसको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो पियाजे थे, जीन पियाजे थे, वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट पियाजे थे वो किस कंट्री के साइकोलॉजिस्ट थे, किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो आपके स्विस के थे। ठीक है, तो हम वहाँ पर ध्यान रखेंगे। जीन पियाजे ने आपके कॉग्निटिव थ्योरी दी, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। ठीक है, द टर्म कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू अ पर्सन्स कॉन्शियसनेस ऑफ हिज माइंड विच मेक हिम एक्टिव। मतलब यहाँ पर जो कॉग्निटिव वर्ड है, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति है उसमें कितनी चेतना है, वो व्यक्ति कितना एक्टिव है, इसके बारे में बताता है। ठीक है, यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, पूरी हम खिचड़ी नहीं यहाँ पर पकाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मेन चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस आते हैं और पूरी पियाजे की थ्योरी में आपके कुछ वर्ड्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन वर्ड्स से लेकर आपका पूरी थ्योरीज बेस्ड है और जिन वर्ड्स से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे पहला वर्ड है आपका स्कीमा, सेकेंड है आपका एसिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन, डिसइक्विलिब्रेशन और एकोमोडेशन। हिंदी में इनको हम कहते हैं आत्मसातीकरण, समवस्टीकरण, संतुलन, असंतुलन। ठीक है, तो हम इनको वर्ड्स के बारे में देखेंगे, वर्ड्स के बारे में बाद में देखेंगे। पहले हम एक छोटी सी स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। स्टोरी क्या है, आपके सामने कुछ इमेजेस दिखाई गई है। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा है जो कि एक इमेज में तो यहाँ पर एक बिल्ली के साथ खेल रहा है, दूसरी इमेज में डॉग के साथ खेल रहा है। कहानी यहाँ पर स्टार्ट होती है, एक बच्चा है जिसको कि ना ही डॉग के बारे में पता है, ना ही कैट के बारे में पता है, बिल्ली कुत्ते के बारे में कुछ नहीं पता, कोई ज्ञान नहीं है। एक छोटा बच्चा है बिल्कुल, जिसको कुछ नहीं पता कि कुत्ता कौन होता है, कैसा दिखता है, क्या रूप होता है, डॉग कैट कैसी होती है, डॉग कैसा होता है, कुछ नहीं पता। ठीक है, वो पहले दिन अपने माता पिता के साथ जो है जा रहा था सड़क पर, उसको एक डॉग दिखा। ठीक है, अब उसको तो नहीं पता कि ये डॉग है क्या नहीं। उसने उस डॉग की तरफ इशारा करते हुए अपने माता पिता से पूछा कि मम्मी पापा ये क्या है। ठीक है, ये चीज़ क्या है, उसने पूछा। अब जो उसके माता पिता हैं वो बताएंगे कि बेटा ये एक जानवर है जिसको कि डॉग कहा जाता है, और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे, जैसे कि ये 4 पैरों पर चलता है, एटसेट्रा। ठीक है, एक दो चीज़ें बता दी। ठीक है, अब वो जो बात बच्चे के माता पिता ने बताई, उस बच्चे के माता पिता ने जो कि तो जो है अपने मन में, माइंड में बिठा ली, उस बात को स्टोर कर ली। आप एक बात सोच कर चलिए कि आपका माइंड है, माइंड में आपकी चिप लगी हुई है, उस चिप में ये बात स्टोर कर ली कि हाँ ये जानवर है एक, जिसको कि हम डॉग बोलते हैं, ये 4 पैरों वाला जानवर होता है। ठीक है, उसको माइंड में एक इमेज बना ली। ठीक है, लाइव देख ही लिया, उसकी एक इमेज बना ली। अब ये जो इमेज बनाई, इसको हम कहते हैं स्कीमा।
ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्कीमा। किसी भी चीज़ के बारे में बच्चे की या किसी भी व्यक्ति की जो सोच है, जो उसके बारे में इमेज बनी हुई है व्यक्ति के दिमाग में, उसको हम कहते हैं स्कीमा। ठीक, अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, बच्चे ने, माता पिता ने बताया कि डॉग होता है, ठीक है, बच्चे ने तुरंत ऐसा कैसा अपने माइंड में स्टोर कर लिया। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो फिर से मार्केट जा रहा था और फिर से उसने कैट को देखा इस बार, ठीक है, इस बार उसने कैट को देखा और तुरंत उसने देख के क्या कहा कि मम्मी मम्मी देखो डॉग जा रहा है। ठीक है, ये क्यों हुआ ऐसी चीज, ये इसलिए हुई कि जब पहले दिन उसको बताया गया था, उसने एक जानवर को देखा, ठीक है, अब उसने पहले दिन की बात याद की कि मम्मी पापा ने बताया था कि जानवर है और ये डॉग है। क्यों? क्योंकि जो पहले दिन की इमेज बनी हुई थी डॉग की, वो उसके माइंड में, उसके अनुसार बच्चे ने उसको भी उसको लगा कि ये भी डॉग ही होता है। अब माता पिता ने उसको सही किया और उसको बताया कि नहीं बेटा ये डॉग नहीं है, ये कैट है, और डॉग और कैट में क्या डिफरेंस होता है वो बताया। ठीक है, अब क्या था कि जब बच्चे ने ये सोचा कि भाई ये डॉग है और माता पिता ने कहा कि डॉग नहीं ये कैट है, तब बच्चे के माइंड में उद्वेलन हुआ या असंतुलन बन गया। ठीक है, असंतुलन, डिसइक्विलिब्रेशन की कंडीशन बन गई। मतलब क्या हुआ, बच्चे ये सोचने लगा कि कल ही तो आपने बताया था कि डॉग है, आज आप कह रहे हैं कि डॉग नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि उसने जो माइंड में स्टोर किया हुआ था वो तो यही था कि भाई ये डॉग है, ऐसा दिखने वाला एक जानवर जो कि 4 पैरों पर चलता हो, इसको तो डॉग बोलते हैं। ठीक है, अब माता पिता जो है उसको करेक्ट करेंगे, उसको बताएंगे कि डॉग क्या होता है, कैट क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब जो माता पिता ने बात बताई उसके अनुसार जो बच्चे के माइंड में पहले से एक स्कीमा थी ना, पहले से एक इन्फॉर्मेशन स्टोर थी, उस इन्फॉर्मेशन को सही किया और उस इन्फॉर्मेशन को सही करके उसमें नई इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लिया या कहें तो एडजस्ट कर लिया उसको सही करके। ठीक है, यहाँ पर उस बच्चे ने जो पहले इन्फॉर्मेशन थी कि 4 पैरों वाले जानवर को डॉग कहते हैं, उसको सही किया कि 4 पैरों वाले हर एक जानवर को डॉग नहीं कहते, जानवर भी कई तरीके के होते हैं। अब उसमें नई इन्फॉर्मेशन जोड़ ली कि डॉग की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है, डॉग की खासियत ये होती है और कैट की खासियत ये होती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि उसने पुरानी इन्फॉर्मेशन को चेंज किया, उसमें कुछ एडजस्ट किया, हेरा फेरी की और नई सिचुएशन को, नई इन्फॉर्मेशन को उसमें ऐड कर लिया। अब थर्ड डे फिर जाता है, थर्ड डे वो पहचानता और कहता है, जानवर को देखता है और कहता है कि ये कैट है, और उसके माता पिता कहते हैं कि बिल्कुल सही ये कैट है। ठीक है, यानी कि उसका जो सोच था, जो स्कीमा थी, उसमें संतुलन बन गया, इक्विलिब्रेशन हो गया। जो उसने स्कीमा के उसके बारे में जान रखा था वो ही सेम चीज उसने देखी। तो ये एक स्टोरी थी। सेम स्टोरी को हम यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं प्याज और सलजम से, कि बच्चा पहले दिन प्याज को देखता है, उसके माता पिता कहते हैं कि भाई ये प्याज है, ये कोई भी A to Z। ठीक है, बच्चा जान लेता है कि भाई इस तरह का दिखने वाला एक सब्जी है, उसको प्याज बोलते हैं। नेक्स्ट डे जब वो सलजम को देखेगा, वो उसको भी देखकर कहेगा कि ये प्याज है। क्यों? क्योंकि उसकी स्कीमा इस तरह की बनी हुई है कि इस तरह की चीजें दिखने वाली जो है उसको हम प्याज बोलते हैं। लेकिन आप उसको करेक्ट करेंगे कि प्याज नहीं सलजम है, और दोनों में क्या अंतर होता है ये भी बताएंगे। अब क्या होगा कि वो जो पहली इन्फॉर्मेशन थी उसको सही करेगा और उसमें नई इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लेगा। ठीक है, तो यही हमारी पूरी की पूरी प्याजे की थ्योरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कीमा के बारे में आप जान ही गए हैं कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा एक विचार है या व्यवहार का एक व्यवस्थित पैटर्न है, सिस्टमेटिक एक पैटर्न है। हमारे थॉट्स, हमारे विचार, किसी भी चीज़ के बारे में हमारे क्या थॉट्स हैं, क्या सोचते हैं हम, हमारे दिमाग में उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, उसी को ही हम स्कीमा कहते हैं। इन शॉर्ट, स्कीमा इज आवर बिहेवियर या आवर थॉट्स। ठीक है, अब ये कुछ टर्म्स हैं। एसिमिलेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इक्विलिब्रेशन, डिसइक्विलिब्रेशन यानी कि संतुलन, असंतुलन, और एकोमोडेशन मतलब कि समवस्टीकरण। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए सबसे पहला आता है एसिमिलेशन, हिंदी में हम इसको कहते हैं आत्मसातीकरण, जिसका मतलब होता है ऐड और ऑब्जर्व समथिंग इनटू प्रेजेंट स्कीमा। हमारे पास जो भी आज कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी नॉलेज है, उसमें कोई मतलब नहीं है, हम उसी इन्फॉर्मेशन में कुछ नया जू का तू ऐड कर देते हैं, तो उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। अब बच्चे के पास जब बच्चा घूमने जा रहा था और उसने डॉग को देखा, तो माता पिता ने कहा कि ये डॉग है, तो उसने वो इन्फॉर्मेशन को जू की तू अपने माइंड में ऐड कर ली, स्टोर कर ली अपने माइंड में। ठीक है, अब
बच्चा पहले से क्या जानता था, ठीक है, पहले से उसके पास क्या इसका मतलब, उससे तो कोई मतलब नहीं ना। उसने नई जानकारी उसको कुछ मिली, एक जानवर के बारे में उसको कुछ पता लगा, एनिमल के बारे में उसको पता लगा, और उसने जो कि तो अपने माइंड में रख ली। तो जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को जो कि तो बिना चेंज करे, बिना किसी टेंशन के जो कि तो हम अपने माइंड में फीड कर लेते हैं, अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं, हम उसको कहते हैं एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण। अपने वर्तमान स्कीमा में, प्रेजेंट स्कीमा जो है हमारी जो प्रेजेंट थॉट्स हैं उसमें जब हम कोई नया थॉट्स, कोई नया विचार को ऐड कर लेते हैं तो वो होता है हमारा आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है पहले एकोमोडेशन देखेंगे, समवस्त्रीकरण, एडजस्टमेंट ऑफ प्रेजेंट स्कीमाज, यानी कि हम कुछ नया स्कीमा ऐड नहीं करते बल्कि हम जो हमारे पास आज जो थॉट्स या स्कीमा है उसी में ही चेंजेस करते हैं, उसी में ही चेंज करके कुछ नया एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एकोमोडेशन मतलब एडजस्ट, यहाँ पर आप मान सकते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ प्रेजेंट स्कीमा, जो हमारे पास आज हमारे पास विचार या थॉट्स या इन्फॉर्मेशन है उसी में ही एडजस्ट करते हैं। बच्चे ने जानवर को देखा और उसको डॉग कहा, उसके माता पिता ने कहा कि डॉग नहीं, ये कैट होता है, डॉग कैट में क्या अंतर होता है। अब जो उसके पास पहले से थॉट्स थे कि हर एक जानवर को इस तरीके का दिखने वाला जानवर डॉग ही होता है, उसको उसमें करेक्ट किया उसने कि हर एक जानवर डॉग नहीं होता है, कैट भी होती है और डॉग और कैट में ये अंतर होता है। तो जो उसके पास पहले से स्कीमा थी उसको करेक्ट किया, उसमें एडजस्ट की नई थॉट्स को। ठीक है, तो ये होता है हमारा समवस्त्रीकरण या एकोमोडेशन। जब हम बिना किसी एडजस्टमेंट के साथ जो कि तो नई इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में ले लेते हैं वो हमारा कहलाता है एसिमिलेशन। और जब हम अपने प्रेजेंट स्कीमा में, आज के थॉट्स में जब हम कुछ एडजस्ट करके उसमें उसको करेक्ट करके जब हम उसमें कुछ एडजस्ट करते हैं तो वो होता है हमारा एकोमोडेशन। बीच में दो वर्ड्स आपके बचते हैं, वो वर्ड्स है आपका इक्विलिब्रेशन एंड डिसइक्विलिब्रेशन। जब कोई बच्चा है और अपने स्कीमा के साथ सक्सेसफुली डील कर लेता है अपने प्रेजेंट स्कीमा के साथ, तो वो तो हुआ इक्विलिब्रेशन की स्थिति, यानी कि संतुलन की स्थिति। बच्चे को प्याज के बारे में जानकारी है, नेक्स्ट डे उसने फल सब्जी देखी और उसने तुरंत पहचान ली कि ये प्याज है और वो सही है, यानी कि उसने अपने स्कीमा के साथ सक्सेसफुली डील कर लिया, करेक्टली उसने पहचान ली चीजों को, तो वो इक्विलिब्रेशन है, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको पहले से पता था कि प्याज है। ठीक है, लेकिन जब उसने कहा कि प्याज है लेकिन उसके माता पिता ने किसी अन्य ने बताया प्याज नहीं है तो शलजम है, तब उसके मस्तिष्क में क्या हुआ, उसके माइंड में क्या हुआ, डिसइक्विलिब्रेशन, यानी कि असंतुलन बन गया कि कल तो मुझे बताया गया था कि ऐसे दिखने वाली सब्जी को हम प्याज कहते हैं, आज शलजम बता रहे हैं कि क्यों, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ पर असंतुलन हो गया। अब जब वो उसको सही किया जाएगा, वो अपने प्रेजेंट स्कीमा में एडजस्ट करेगा, एकोमोडेशन करेगा, तब उसके बाद जो उसकी कंडीशन है वो इक्विलिब्रेशन हो जाएगी, यानी कि संतुलन की स्थिति में बच्चा आ जाएगा। तो यहाँ पर ये चार टर्म आपकी आती है। एसिमिलेशन, जब हम अपने प्रेजेंट स्कीमा में कुछ नई चीज़ों को जोड़ते हैं तो वो तो है एसिमिलेशन। जब हम अपनी प्रेजेंट स्कीमा में ही चेंज करके उसको बदल कर उसमें कुछ एडजस्ट करते हैं तो वो होता है हमारा एकोमोडेशन। तो ये चार टर्म है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे हमारे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, इन टर्म्स को आप भूलिएगा नहीं। थ्योरीज कराने के बाद, कंटेंट कराने के बाद थ्योरीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनकी भी सीरीज आपके सामने कराई जाएगी। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल की सीरीज की हर एक वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बेनिफिट 100% मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब जो पियाजे थे उन्होंने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी कि बच्चे का मस्तिष्क का जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो 4 स्टेजेस में जाकर होता है। ठीक है, 4 स्टेजेस दी। सबसे पहले थी सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदनात्मक गामक अवस्था, जिसको पियाजे ने माना जन्म से 2 वर्ष कि बच्चे के जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है उसको सेंसरी मोटर स्टेज, ये संवेदनात्मक गामक अवस्था कहते हैं। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज नाम से पता चल रहा है, यानी कि ऐसी एज जिसमें सेंसेस के द्वारा ही सारे काम होते हैं, यानी कि बच्चा जो भी कोई नॉलेज ले रहा है, बच्चे का जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम बात किसकी करेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, यानी कि बच्चे का मानसिक विकास जो होता है वो केवल और केवल सेंसेस के माध्यम से यहाँ पर होता है। बच्चे को कोई समझ नहीं होती, कोई लॉजिक नहीं होता, कोई रीजनिंग नहीं होती, ठीक है, कोई ज्ञान नहीं होता, बच्चा सिर्फ चीजों को देखकर, सुनकर, महसूस कर
टच कर कर ही अपने आसपास की चीजों के बारे में जानकारी को प्राप्त करता है। एक नवजात शिशु है, जन्म से 2 वर्ष तक का बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, उसके पास कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है, कोई तर्क वितर्क करने की कोई एबिलिटी नहीं है, कुछ थिंक करने की भी एबिलिटी नहीं होती है इसी स्टेज में। बच्चा सिर्फ जो अपने आसपास देख रहा होता है, सुन रहा होता है, यानी कि अपने आईज की मदद से, ईयर्स की मदद से, नोज की मदद से, यानी कि कुछ चीजों को सूंघ कर या टच कर कर आदि अपने सेंसेस के द्वारा, अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान को प्राप्त करता है। Children learn about the world through basic actions such as sucking, grasping, looking and listening। ठीक है, बच्चे जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में, संसार के बारे में जानते हैं, वो किस जरिए जानते हैं? अपने बेसिक एक्शन की वजह से, यानी कि चीज़ों के बारे में देखकर, सुनकर, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, इंद्रियों के माध्यम से, यानी कि देखकर, सुनकर, महसूस कर कर, टच कर कर ही चीज़ों के बारे में सीखते हैं या संसार की चीज़ों के बारे में जानकारी को प्राप्त करते हैं। इन्फेंट लर्न्स दैट थिंग्स कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन दो दे कैन नॉट बी सीन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि शिशुओं को पता चलता है कि चीज़ें न दिखाई देने पर भी मौजूद होती है। यहाँ पर हमारी इस लाइन का क्या मतलब है? देखिए, जब बच्चा बिल्कुल जन्म लेता है, कुछ महीने का होता है, तब क्या होता है, आपने देखा होगा, आपके आसपास जब कोई बच्चे होते होंगे, आपने देखा होगा कि आप उनके पास कोई खिलौना लेकर जाइए, बच्चा खूब खेलेगा। आप उसके पास से खिलौना हटा लीजिए, मतलब उस बच्चे के लिए वो उस खिलौने का अब अस्तित्व ही नहीं है। एक बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ वही ऑब्जेक्ट मायने रखती है जो उसके आसपास है। ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो पर्सन हो, जब तक उसकी आंखों के सामने है, बच्चे के लिए वो एग्जिस्ट करती है, और जब उसकी आंखों के सामने नहीं है, बच्चे के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होता है, कुछ महीनों का होता है, साल भर का होता है, तब उसको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाता है कि जो चीज़ें हैं अगर मेरे सामने नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट में नहीं, एग्जिस्टेंस है, वो वस्तुएं का अस्तित्व है, आज भी मेरे सामने नहीं है, ये बात अलग है। यानी कि उसको पता चल जाता है कि ये खिलौना है, अगर मुझे नहीं दिख रहा है फिर भी ये खिलौना एग्जिस्ट करता है, ये खिलौना दुनिया में है। ठीक है, तो यानी कि इस एज में बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस धीरे धीरे आने लगता है। शुरू में नहीं होता है बिल्कुल जन्म के समय, लेकिन धीरे धीरे आने लगता है। गोल ओरिएंटेड, लक्ष्य उन्मुख होता है बच्चा। लक्ष्य उन्मुख मतलब आपने देखा होगा कि जब जन्म के से 2 वर्ष तक के बच्चे में जब आप बच्चे को चलाना सिखाते हैं, जब बच्चा घुटनों के बल चलता है, तब आप बच्चा यहाँ पर, अगर बच्चा यहाँ पर है, आप उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रख देंगे। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे। अब यहाँ पर बच्चा क्या है, धीरे धीरे उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके उसके पास नहीं रखेंगे, कोई खिलौना नहीं रखेंगे, तो बच्चा नॉर्मली अपने ही उसकी जगह अपने ही प्लेस पर रहकर एक्टिविटी करता रहेगा या हाथ पैर हिलाता रहेगा। लेकिन जब उसके सामने, आप बच्चे के सामने, यहाँ पर एक बच्चा है, ठीक है, आपने बच्चे के सामने जो है एक गोल रख दिया, एक लक्ष्य रख दिया, खिलौना रख दिया। ठीक है, अब बच्चा उस खिलौनों को लेने के लिए ही घुटनों के बल धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ेगा। यानी कि लक्ष्य उन्मुख होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। आप किसी भी खिलौनों को बच्चे के गोल की तरह उसके सामने रख देते हैं, बच्चा उसको पकड़ने के लिए आगे चलने की कोशिश करता है। अगर आप उसको किसी भी खिलौनों को उसके सामने नहीं रखेंगे या किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके सामने एज अ गोल नहीं रखेंगे, ऑब्जेक्ट हो या पर्सन हो, आप खुद भी हो सकते हैं, अगर कोई उसके सामने नहीं होगा एज अ गोल, तो वो बच्चा चलने की कोशिश नहीं करेगा। तो गोल ओरिएंटेड होता है इस एज में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज बच्चे की आ जाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की ये अवस्था होती है। अब इस एज में क्या होता है कि बच्चा सिंबॉलिकली चीज़ों को लर्न करना शुरू कर देता है। ठीक है, वो शुरू कर देता है, पिक्चर्स के बारे में समझना शुरू कर देता है कि जैसे आप एप्पल के बारे में बच्चे को समझाना चाहते हैं, तो आप एप्पल की इमेज दिखा के, पिक्चर दिखा के आप बता सकते हैं कि ये एप्पल होता है। वो चीज़ों को समझने लगता है। ठीक है, आप उसको रियल लाइफ में एप्पल दिखाइए और उसके बाद आप पिक्चर में पूछिए कि ये क्या है, तो बच्चा बता देगा कि ये एप्पल है, या ये बनाना है, ये ऑरेंज है। बच्चा जो है चीज़ों को देखकर, उसके सिम्बॉलिकली या पिक्चर्स के थ्रू बच्चा चीज़ों को समझने लगता है।
चिल्ड्रन एट दिस स्टेज टेंड्स टू बी इगोसेंट्रिक, यानी कि बच्चा इस स्टेज में स्व केंद्रित होता है, अहम केंद्रित होता है। मतलब बच्चे को सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना आता है, वो बच्चा दूसरों के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं देख पाता, क्योंकि 2 से 7 वर्ष तक का बच्चा ये नहीं देख पाता कि सामने वाला व्यक्ति इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इन शॉर्ट में अगर हम कहें तो बच्चा अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो समझ सकता है, लेकिन सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पाता है, अहम केंद्रित होता है, ईगोसेंट्रिक होता है। किसी अन्य व्यक्ति का पर्सपेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू वो नहीं समझ पाता। देयर वोकेबलरी इंक्रीजेज फ्रॉम अबाउट 200 वर्ड्स एट 2 years टू अबाउट 2000 वर्ड्स एट 7 years। बच्चे 2 साल की एज में जो बच्चे की वोकेबलरी होती है वो लगभग 200 शब्द तक होती है, यानी कि 2 साल की उम्र में बच्चा लगभग 200 शब्द तक जानता है। लेकिन वो बढ़कर 7 वर्ष तक जो है वो बच्चे की वोकेबलरी बढ़कर 2000 तक पहुंच जाती है। पहले जहां 2 वर्ष में बच्चे को सिर्फ 200 शब्द आते होंगे, लगभग एवरेज एक बताया जा रहा है, वहां पर 7 वर्ष में बच्चा जो है लगभग 2000 शब्दों को सीख लेता है। बच्चे की वोकेबलरी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी बातें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही हो रही है, बच्चे के मानसिक विकास की हो रही है। नेक्स्ट है, दे बिलीव दैट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक टॉयज, डॉल्स एटसेट्रा हैव फीलिंग्स एंड इमोशंस, यानी कि इस एज में बच्चे मानते हैं कि जो हमारे निर्जीव वस्तुएं होती है, जैसे कि कोई खिलौना हो गया, गुड़िया हो गया, उनको लगता है कि इनमें भी इमोशंस है, इनमें भी फीलिंग्स है, ये भी रोते हैं, इनको भी भूख लगती है। आपने देखा होगा बच्चे छोटे छोटे गुड़ियाओं को, खिलौनों को लेकर घूमते हैं, उनको कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये भी इनमें भी फीलिंग्स है, ये भी हमारी तरह ही खाते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं। ठीक है, उनको ऐसा फील होता है, उनको लगता है कि इनमें भी जान है। They also often struggle with understanding the ideas of consistency, मतलब इस एज में बच्चे को कंसिस्टेंसी के बारे में नहीं समझ आती है। ठीक, कंसिस्टेंसी के बारे में मतलब यहाँ पर आप ले सकते हैं कि आप 1 लीटर पानी लीजिए, ठीक है, 1 लीटर पानी 2 जगह लीजिए, एक तो आप लीजिए लंबे बर्तन में, ठीक है, और दूसरा जो 1 लीटर पानी है वो आप लीजिए गोल बर्तन में, ठीक है, चौड़े बर्तन में। तो आपको पता है सिंपल सी कि पानी तो इक्वल है, 1 लीटर है दोनों में ही, लेकिन जो लंबा वाला बर्तन होगा वो आपका बड़ा बर्तन आएगा, बड़े बर्तन में पानी आएगा। ठीक है, जो चौड़ा बर्तन होगा उसकी हाइट बहुत कम होगी, चौड़ाई ज्यादा होगी लेकिन हाइट कम होगी, लेकिन दोनों बर्तन में पानी इक्वल होता है 1 लीटर। लेकिन बच्चा इस चीज को नहीं समझ पाता है, उसको देखने में जो ऑब्जेक्ट बड़ी लग रही होगी वो यही कहेगा कि इसमें पानी ज्यादा है, उसको लंबाई में देखने में ज्यादा बड़ा लग रहा है लंबे वाला, ठीक है, तो कहेगा इसमें पानी ज्यादा है, ये तो छोटा सा है, इसमें पानी कम है। वो कंसिस्टेंसी को नहीं समझ पाता है, लेंथ विड्थ की कंसिस्टेंसी को, कि अगर लेंथ बढ़ रही है तो विड्थ घट रही है, इन चीजों को एक साथ वो कनेक्ट बच्चा नहीं कर पाता है। नेक्स्ट स्टेज आती है बच्चे की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की, जिसमें इस एज में बच्चा क्या है, लॉजिकल सीखने लगता है, ठीक है, रीजनिंग करने लगता है, तर्क वितर्क, लॉजिकल थिंकिंग बच्चे की थोड़ी थोड़ी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तर्क वितर्क बच्चा करने लगता है, रीजनिंग करने लगता है। They are being to understand the concept of conservation, जो संरक्षण की अवधारणा है, जो मैंने अभी बताया कि अगर पानी सेम है, ठीक है, अगर लंबाई बढ़ रही है तो चौड़ाई घटेगी, चौड़ाई बढ़ रही है तो लंबाई घटेगी, लेकिन इक्वल होता है उनका जो वॉल्यूम होता है। तो इस कंजर्वेशन को बच्चे जो है समझना शुरू कर देते हैं। During this stage, children also become less egocentric and begin to think about how other people might think and feel। यहाँ पर बच्चे का जो egocentric है, जो अहम केंद्रित वाली जो क्षमता है वो कम होने लगती है। बच्चे समझने लगते हैं कि दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दूसरों का पर्सपेक्टिव क्या है, दूसरे कैसा फील कर रहे हैं। यू कैन क्लासिफाइड बेस्ड ऑन कैटेगरीज, यहाँ पर चिल्ड्रंस आएगा कि जो बच्चे होते हैं इस एज में वो कैटेगरी के अनुसार आइटम्स को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर उनको आइटम्स दे दिए जाए, उन्हें कहा जाए कि उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दो, तो वो डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में, वो एक सीरीज को, श्रृंखला को भी मैनेज कर सकते हैं। लास्ट स्टेज आपकी आ जाती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से 15 वर्ष की मानी जाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष या इससे अधिक भी हो सकती है। देखिए दोस्तों, अगर आपको लेक्चर जो है, जो क्लास है वो पसंद आ रही हो, आपको समझ आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ इसको और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हम तक जुड़ते रहे। स्पर्श क्लासेस को सपोर्ट करते रहिएगा। तो ये लास्ट स्टेज है आपकी, इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।
At this stage, the adolescents or young adults begin to think abstractly and reasons about hypothetical problems. यानी कि जो आपकी hypothetical problems होती है, काल्पनिक समस्याएं होती हैं, उनके बारे में बच्चे जो है सोचना शुरू कर देते हैं। यानी कि abstractly, अमूर्त रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। जो चीज़ उनके सामने नहीं है उसके बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं। फिलोसफिकल चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। हाइपोथेटिकल कल्पना करना शुरू कर देते हैं। Teens begin to think moral about moral, philosophical, ethical, social, political issues. यहाँ पर बच्चे जो हैं वो दर्शन के बारे में, नैतिकता के बारे में, समाज के बारे में, राजनीतिक मुद्दों के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं और वो अपना एक फील्ड भी सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। Begin to use deductive logic or reasoning from a general principle to specific information. यहाँ पर बच्चे रीजनिंग शुरू कर देते हैं। डिडक्टिव लॉजिक आपने दोनों टॉपिक्स पढ़े होंगे, दोनों मेथड्स पढ़े होंगे, इंडक्टिव और डिडक्टिव, इनकी आगमन और निगमन विधि आपने पढ़ी होगी। तो उसमें जो डिडक्टिव लॉजिक होता है, जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, एक जनरल रूल बच्चे को दे दिया जाए, उस रूल को वो बच्चे एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर अप्लाई कर सके, ऐसी एबिलिटी बच्चों में डेवलप हो जाती है। तो दोस्तों ये था आपका पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। इससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस इसके हम आने वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस की जाएगी। तो आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।